Hi. So today's video is about a problem that people generally find very embarrassing. Now, I don't know why, but a lot of patients think that there are certain diseases or certain conditions or certain symptoms that are way too embarrassing to tell even to a doctor, which is wrong. I don't think any doctor will judge you based on the disease or a symptom or a problem that you have. So today I will discuss one such problem that people suffer through for years and years before they reach the doctor, and then it has aggravated so much that we need to take drastic measures. Welcome to Open Consult. I am Dr. Vishal Tomar. Let's begin. What I am going to speak about today is commonly called the Fisher problem. In medical terms, it is called Fisher-Renano. Now, this is a problem in which patients have a bleeding, they have immense pain and bleeding when they pass stools. जब पेशेंट्स बाथरूम जाते हैं तो उनको संडास के रास्ते खून निकलता है, कई बार जलन होती है, बट उनको ये प्रॉब्लम बताने में बड़ी कठिनाई होती है, वो किसी को बता नहीं पाते हैं, तो वो सालों साल उसको या तो झेलते रहते हैं या तो यहाँ वहाँ से दवाइयाँ लेके उसको टेम्परेरी इलाज करते रहते हैं. Now, today's video is a short video about Fisher-Renano. I will not go into the details, but just quickly run through 5 important tips that I think if you follow can help you avoid having Fisher-Renano. आइडियाज़ जो आदतें हैं अगर आप उनको फॉलो करना शुरू करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको Fisher-Renano की जो तकलीफ़ है काफ़ी हद तक नहीं हो सकती है, और अगर हो रही है तो आपको उससे काफ़ी आराम मिल सकता है. Fisher-Renano होता कब है? Why does Fisher-Renano the disease happen? So Fisher is basically a break in the mucosa. Fisher in general means a break in the continuity. Fisher का मतलब होता है कि कोई भी जो बॉडी की लाइनिंग या जो भी टिश्यू है उसके बीच में जब एक चीरा आ जाता है या वो वहाँ पे एक घाव बन जाता है, उसको फिशर कहते हैं. तो यही फिशर जो है जब आपके संडास के रास्ते में बन जाता है, इफ़ यू हैव वुंड और discontinuity which develops near your anus where there is a lot of soft tissue which is delicate. Once you develop a tear over there, जब वो जगह पे चीरा आ जाता है, वो जगह पे घाव बन जाता है, तब आपको जलन होना शुरू होती है, तब उसमें से खून बहना शुरू होता है, तब उसमें से आपको तकलीफ होना शुरू होती है. So that basically is Fisher-Renano. Now the most common cause of Fisher-Renano is constipation. The first tip revolves around avoiding constipation. The first and foremost tip is to have high fiber diet. तो अभी high fiber diet होती क्या है? आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ये कई बार आपने सुना होगा, आपको किसी ने बताया भी होगा, बट अगर आपको किसी ने ये नहीं बताया कि इंडियन खाना जो अपन रोज़ खाते हैं उसमें हाई फाइबर वाली कौन कौन सी चीज़ होती है और हाई फाइबर होता क्या है, तो कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी बीमारी जो है वो ऐसी चलती रहेगी. तो हाई फाइबर डाइट इज़ द डाइट विच कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, जो खाने लायक फाइबर होते हैं. फाइबर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है खाने का जो कि आपके जो स्टूल्स फॉर्म होते हैं उनको सॉफ्ट बनाता है, जिससे कि वो इजीली पास हो पाए. उसकी कमी के कारण स्टूल्स जो है वो कड़क हो जाते हैं, और कड़क होने के कारण आपको बाद में फिशर हो सकता है. यू कैन हैव लॉट ऑफ रोटी और चपाती. यू शुड अवॉइड मैदा, यू शुड अवॉइड हाईली प्रोसेस्ड फूड लाइक बेसन, बट आप आटा खा सकते हो, आप फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो. उसमें से आपको कोई फैंसी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है. बनाना है हाई फाइबर, सस्ता मिलता है, हेल्दी होता है, आप वो खा सकते हो. संतरे हो गए, हरी सब्जियां जैसे पालक हो गई. सो ये चीज़ें हैं जिनमें हाई फाइबर होता है, और ये आप रोज़ की अपनी डाइट में ले सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन ना. नंबर 2 इज़ टू हैव लॉट्स ऑफ वाटर. पानी पीने की जो इम्पोर्टेंस है मैं उसको इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता हूँ. बॉडी इज़ मोस्टली वाटर. अगर आप पानी पिए तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो टिप नंबर 2 इज़ टू हैव इनफ वाटर. अगर आप पानी कम पिएंगे तो भी आपके जो स्टूल्स हैं वो कड़क बन सकते हैं, क्योंकि पानी ज़रूरत है उनको सॉफ्ट बना के रखने के लिए. इसलिए आपका दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है. पानी पिए तो फिशर की प्रॉब्लम रोकी जा सकती है. नाउ टिप नंबर 3 is to exercise. No, I have not
spoken anything which is rocket science so far. Have high fiber diet, drink lots of water, exercise. Now these are things that you must have been hearing since ages now. These are the things that when actually followed can prevent so many diseases and can save you a trip to the doctor. And that is what my intention is all about. To exercise, if you move around quite a bit, then your digestive system stays in good shape. Anybody who is bedridden for some reason or the other develops constipation, and that eventually gets you into the vicious cycle of having fissure in anus. अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरीके से काम करता रहता है, और अगर आप ऐसा करना बंद कर देंगे, अगर आप एक ही जगह पे लेटे रहेंगे, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी नहीं देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिशर की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। और टिप नंबर 4 इज टू नॉट होल्ड योर अर्ज टू गो टू द टॉयलेट। नाउ सम पीपल प्रायोरिटाइज देयर अदर वर्क which may sound urgent temporarily over their bowel habits. For example, if they are late in the morning, for example, if they don't find a toilet which they like. कभी कभी आप जल्दी में होते हो और आप बाथरूम आपको जाना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप नहीं जाते हो, और इवेंचुअली आपका पूरा दिन कट जाता है और आप नहीं जा पाते हो। तो उसके कारण क्या होता है कि अगेन इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, फिर से जो आपके स्टूल्स हैं वो कड़क होने लगते हैं, एंड इवेंचुअली आपको फिर से वही सब फिशर वाली प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे आने लगती है। ये सब आदतें डेवलप करने के बाद ऐसा नहीं कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, बट दीज आर हैबिट्स विच विल सेव यू इन द लॉन्ग रन। अगर आप ये आदतें अभी फॉलो करेंगे तो 10 साल बाद जब बाकी लोगों को फिशर हो रहा होगा, हो सकता है आपको ना हो। नाउ टिप नंबर 5, एंड दैट्स माई पर्सनल फेवरेट, is to not sit on the western commode for a long time. Now it is a very common thing these days that people sit on the western commode and spend hours and hours surfing the net, going through their cell phones, reading a book, reading a newspaper, daydreaming, sleeping. What happens is that because of the pressure which develops, blood supply to your anal region decreases, which can cause collection of blood, and it eventually leads to the damage of tissues, which can cause fissure in anus. So that was a short video about the fissure problem. I hope you liked it. I hope you gained something new out of it and it helped you in a certain way. Thank you for watching. Keep in touch.